बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं डिप्लोमेटिक एंड करंट अफेयर्स विद डॉक्टर मुनव्वर हुसैन। आज हम बात कर लेते हैं सीपैक के ऊपर। और सीपैक के ऊपर आपने बहुत सारी बातें आए दिन आप सुनते रहते हैं। कभी कहा जाता है कि स्लो डाउन हो गया है, कभी कहा जाता है कि चाइना पीछे हट रहा है, कभी कहा जाता है कि अमेरिकन सफीर ने वहाँ विजिट पे किया तो गालिबन ये प्रोजेक्ट वाइंड अप हो गया है। और फिर कभी कहा जाता है कि चूंकि आईमैक आ गया है तो आईमैक की वजह से सीपैक की अहमियत कम हो जाएगी। और बिकॉज इस इलाके के अंदर स्टेबिलिटी का भी इशू है, तो उस हवाले से भी आपको बातें नजर आती है। तो आज इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ राना अहमद साहब हैं, जो कनाडा के अंदर मुकीम हैं और सीपैक के हवाले से काफ़ी अथॉरिटी रखते हैं, ग्राउंड रियलिटीज को जानते हैं। सीपैक के हवाले से काफ़ी उन्होंने विजिट भी पे किए हुए हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं और सीपैक की असल कंडीशन, उसकी अहमियत, इस वक्त ग्राउंड पे काम क्या हो रहा है, इसके बारे में जो मुख्तलिफ तासुर उठ रहा है, क्या वो तासुर सही है या वो हकीकत है या अफसाने हैं। राना साहब, सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, इट्स माय प्लेजर। राना साहब, फरमा दीजिएगा कि सीपैक के हवाले से आए दिन हम कोई ना कोई खबर सुनते हैं, और आजकल तो ये खबर गर्म थी कि बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिसको चाइना ने बनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने उस प्लान से उसको हटा दिया है। और उससे तासुर ये लिया जा रहा है पाकिस्तान के अंदर और पाकिस्तान से बाहर के सीपैक जो है वो रोल बैक हो रहा है एक किस्म का। उस तासुर की मजबूती उस वक्त ज्यादा उस तासुर को मजबूती मिलती है जब अमेरिकन सफीर डोनाल्ड ब्लूम साहब ग्वादर का विजिट पे करते हैं और वहां पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, स्टेटमेंट जारी करते हैं, और पीछे सीपैक का जो बोर्ड है वो नजर आ रहा है। आप इस पे क्या नजर रखते हैं या आपका तासुर इस पे क्या जी, पहली बात तो ये है डॉक्टर साहब कि ये दुनिया का इतना बड़ा प्रोजेक्ट है, ट्रिलियंस डॉलर इस पे लग रहे हैं, खर्च हो रहे हैं, और 120 से ज्यादा ममालिक में एट ए टाइम काम हो रहा है। तो इतने बड़े प्रोजेक्ट की जो नेगेटिविटी है वो बनती है, क्योंकि जब इतना बड़ा काम हो रहा होता है किसी रीजन में, तो जहाँ बहुत सारे लोग उसको फेवर कर रहे होते हैं तो बहुत सारे लोग उसको उसके एंटी भी होते हैं। देखिए, ये नेचुरल सा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को उसका बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा होता है, कुछ लोगों को फायदा नहीं हो रहा होता है, तो वो एंटी और उसकी फेवर में ये दो ग्रुप तो नेचुरल से होते हैं। सेकंड चीज, जो आपने इन्वेस्टर की बात की यूएसए की, वो मेरा ख्याल है कि एक हेल्दी साइन था कि उसका विजिट, वो कोई पहला इन्वेस्टर नहीं था। हर साल जो है बहुत सारे इन्वेस्टर, क्योंकि सीपैक पिछले 10 सालों से रवा दवा है कामयाबी के साथ, तो हर साल ही बहुत सारे कंट्रीज के सफीर जो है वो गवादर को विजिट करते रहते हैं। ठीक है, कुछ अर्सा पहले जापान के सफीर ने भी किया था, कुछ और कंट्रीज के सफीर, अरेबियन कंट्रीज के सफीर बहुत ज्यादा आते जाते रहते हैं। तो जहाँ एक्टिविटी हो रही होती है वहाँ लोगों का आना जाना जो है वो लगा रहता है। अगर अमेरिकन सफीर गवादर गए हैं तो इससे उसकी सिग्निफिकेंस में इजाफा हुआ है, इंपॉर्टेंस में। कोई रीजन थी ना, वहां पे कोई काम हो रहा था, कोई ग्राउंड रियलिटीज ऐसी थी कि उन्होंने महसूस किया कि उनको जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो शायद गवादर की फेवर में गया है कि गवादर इतना इंपॉर्टेंट है, सीपैक इतना इंपॉर्टेंट है, वहाँ होने वाली जो डेवलपमेंट है वो इस लेवल पे है कि अमेरिकन एम्बेसडर को न सिर्फ वहां जाना पड़ा, बल्कि उन्होंने काइंड एक वीलॉग किया, एक बड़ा पॉजिटिव मैसेज दिया। और चीज जो मैं दोस्तों की खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ वो ये है कि देखिए, सर्द जंग जो है, बड़े जो मुल्क हैं वो चाइना है, रशिया है, अमेरिका है, वो इस तरह की चलती रही है, वो चल रही है, आइंदा भी चलती रहेगी। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है चाइना का। यानी सर्द जंग भी है, कश्मकश भी है, बहुत लेकिन अहम बात। ट्रेड का जो है वो 1,000 बिलियन डॉलर के आसपास है एनुअल। ठीक है, तो सीपेक या बीआरआई भी जो प्रोजेक्ट है वो कहीं ना कहीं अमेरिका, वो जो ट्रेड हो रही है वो उससे उसको भी फायदा होगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें सामने रखनी चाहिए। ठीक है ना। और बाकी जो आपने बात की है कि जो कुछ प्रोजेक्ट्स कर दिए हैं, जो लास्ट जेसीसी की मीटिंग हुई है अभी रिसेंटली 2-3 हफ्ते पहले, कि उस रिव्यू के दौरान अमेरिका ने और ये चाइना ने जो है वो कुछ प्रोजेक्ट्स जो है ड्रॉप किए हैं। तो पहले ये समझने की जरूरत है कि ये जो जीसीसी है, पॉइंट जो हमारी कमेटी है जेसीसी, इसकी जो है वो वक्तन फक्तन मीटिंग होती रहती है। ये होता है कि ऑनगोइंग प्रोजेक्ट को, उनकी डेवलपमेंट्स को, ठीक है, वो असेस किया जाए, दोनों तरफ से फीडबैक लिया जाता है, कुछ नए इनिशिएटिव जो है उन पे बातचीत होती है, जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स होते हैं उन पे जो फंडिंग की सिचुएशन है उस हवाले से बात होती है, कौन से प्रोजेक्ट को कंटिन्यू रखना है, कौन से प्रोजेक्ट को वाइंड अप करना है, कौन से प्रोजेक्ट्स की जो है वो एक्सटेंशन की तरफ जाना है। ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि सीपैक जो है वो कोई 100 बिलियन डॉलर के आसपास है और उसमें बेशुमार प्रोजेक्ट्स हैं।
तो लास्ट जो जेसीसी की मीटिंग हुई है उसमें भी ऐसा ही हुआ है कि कुछ प्रोजेक्ट से जो वाटर या एनर्जी से रेलेवेंट प्रोजेक्ट थे, खास तौर पे केपीके में, बल्तिस्तान में या एजेके में, उसकी एक्सपेंशन के हवाले से पाकिस्तान ने प्रपोज किया था, जिसपे चाइना ने कहा था कि इसकी फिलहाल जरूरत नहीं है, उसको उसकी एक्सपेंशन पे उन्होंने एग्री नहीं किया। लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स थे जिनकी एक्सपेंशन पे एग्री भी किया गया, उनको कंटिन्यू भी किया गया। तो जिन प्रोजेक्ट्स को फिलहाल एक्सपेंशन के लिए अप्रूव नहीं किया गया इस जेसीसी की मीटिंग में, हो सकता है नेक्स्ट मीटिंग में आने वाले दिनों में जब जरूरत महसूस हो तो उनकी एक्सपेंशन पे दोबारा बात हो सकती है। लेकिन इस तरह की मीटिंग्स की जब मिनट्स ऑफ मीटिंग आते हैं तो हमारे यहाँ चूंकि पॉलिटिकल टेम्परेचर भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा हाई है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज के माबैन, तो वो फिर उस मीटिंग के मिनट्स को हर कोई अपने अपने तरीके से जो है वो नतायज अखज करता है। ठीक है ना, जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे थे उस मीटिंग के, वो ये बात नहीं कर रहे कि जो बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स थे, जो उसमें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हुई हैं, वो उसकी बात नहीं कर रहे। जिन प्रोजेक्ट्स पे चाइनीज ने एग्री नहीं किया उन्होंने उसको बढ़ा चढ़ा के पेश किया ना। ठीक है, तो वो हमें ये समझना चाहिए कि जेसीसी क्या है, ये मीटिंग्स किस तरह से होती हैं और ये किस तरह से चलता है। ओवरऑल सीपैक चल रहा है, जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और चीजें जो है उनकी डायरेक्शन बड़ी पॉजिटिव। अच्छा राना साहब, ये फरमा दीजिएगा कि सीपैक के ऊपर मुख्तलिफ फिगर्स भी आते हैं। समटाइम्स हम सुनते हैं कि $62 बिलियन की अब तक चाइना इन्वेस्टमेंट कर चुका है। मजीद एनर्जी सेक्टर के अंदर, रेलवे लाइन के अंदर वो मजीद इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, लाइक 50-58 बिलियन डॉलर। एग्जैक्ट फिगर क्या है? कभी $42 बिलियन सुनते हैं, कभी $65 बिलियन सुनते हैं। एग्जैक्ट इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के अंदर चाइना के हवाले से, सीपैक के हवाले से क्या हुई? देखिए, इसके 3 लेवल हैं। तो फर्स्ट तो ये है कि जो अब तक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है वो $32 बिलियन के आसपास खर्च हो चुका है। अच्छा। जो अप्रूवल है ओवरऑल वो कुछ $64 बिलियन के आसपास है राइट नाउ। बट इस पे जो जितनी डेवलपमेंट पिछले कुछ अर्से में हुई है उसमें ये है कि चाइना ने जो इंडिकेट किया है ये $100 बिलियन तक जा सकता है। पर जो ऑलरेडी अच्छा। स्पेंड हो चुका है वो $32 बिलियन जो है वो पाकिस्तान में खर्च हो चुका है। उस पर हमारा मैसिव जो इंफ्रास्ट्रक्चर हो चुका है, क्योंकि 64 तो क्लब तक है, लेकिन उसके साथ साथ एक्सपेंशन होती हैं, बहुत सारे नए इनिशिएटिव आते जा रहे हैं, ठीक है, डेवलपमेंट्स बढ़ती जा रही हैं। तो ये $100 बिलियन को जो है वो टच करेगा और ये चाइनीज ऑलरेडी इंडिकेट कर चुके हैं। अच्छा राना साहब, ये चूंकि हम कहते हैं ना कि कोल्ड वार जैसे खत्म हुई थी, तो उस वक्त प्रेसिडेंट क्लिंटन जब पावर में आए तो उन्होंने कहा कि दिस इज नॉट द टाइम ऑफ वेपन बट रादर इट इज द टाइम ऑफ बटर। और फिर दुनिया के अंदर ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जिससे चाइना ने फायदा उठाया और चाइना ने इकोनॉमिकली राइज किया। और फिर चाइना ने ये जो कॉरिडोर का कॉन्सेप्ट दिया है, कनेक्टिविटी का कॉन्सेप्ट दिया है, ये चाइना ही इसका बानी है। लेकिन उसके बाद हम एक सिलसिला देखते हैं कॉरिडोर्स का, जिसमें मेकअप बेल्ट फॉर अ बेटर वर्ल्ड आपको G7 की तरफ से नजर आया। फिर उसके बाद अभी IMEC की बात हुई, G20 जो इंडिया के अंदर हुई है, जिसमें इंडिया, मिडिल ईस्ट और यूरोपियन कॉरिडोर आपको नजर आता है। फिर टर्की ने कॉरिडोर की बात की है। क्या मुख्तलिफ कॉरिडोर्स जो बन रहे हैं, उनका कोई असर आ रहा है सीपैक के ऊपर, या सीपैक की अहमियत जो है उससे जाहिल हो रही है? देखिए, पहली बात तो जो आपने क्लिंटन साहब से स्टार्ट की वो ये है कि हमें ये समझ लेना चाहिए कि जो दुनिया की फैक्ट्री है वो चाइना है। चाइना इज फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, दुनिया में जितनी भी एक्सपोर्ट्स इस वक्त हो रही हैं, छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी तक, उसमें मैक्सिमम वॉल्यूम अकेले चाइना का है इस वक्त। जो चाइना को मसला दरपेश है वो सिर्फ अपने सामान की तरसीम का है। ठीक है ना, कि किस तरह से वो अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, पूरी दुनिया में, इवन लैटिन अमेरिका में किस तरह से अपने सामान जो है वो तेज रफ्तारी से और सस्ते तरीके से, ठीक है, इसमें उसका एक्सपेंस भी कम हो, वक्त भी कम लगे और वो तेज रफ्तारी से जो है अपने सामान की तरसील करे, उसी चीज को सामने रखते हुए बड़ा प्रोजेक्ट है। और इस पे काम हो रहा है पिछले 10 साल से। और अब ये जो है, अभी आपको मैंने कुछ डिटेल शेयर भी की थी लास्ट वीक के, इसी महीने अक्टूबर की 17-18 तारीख को उसकी जो 10 साल तकरीबात हैं दुनिया के 120 मुल्कों में, 120 कंट्रीज में एट ए टाइम उसकी सेलिब्रेशन भी स्टार्ट हो रही हैं, जिसमें पाकिस्तान भी उसका हिस्सा है। तो ये तो हो गया सीपेक और BRI। अब जो आपने बात की है
जो नया लास्ट समिट हुआ है सितंबर के लास्ट वीक में इंडिया में, उस समिट में जो है एक नए इकोनॉमिक कॉरिडोर की बात हुई। तो उसमें 2-3 चीज़ें आप ध्यान में रखें। पहली बात तो BRI चाइना का जो प्रोजेक्ट है वो इतना बड़ा है, उसका स्केल इतना बड़ा है कि अमेरिका पे क्रिटिसिज्म चल रहा था ऑल ओवर द वर्ल्ड कि आप इस लेवल का कोई इनिशिएटिव क्यों नहीं ले रहा। अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता है, दुनिया की बहुत बड़ी ताकत है, बट वो चाइना के मुकाबले का इस टक्कर का कोई प्रोजेक्ट क्यों नहीं वो बना रहा। ठीक है, एक तो ये रीजन थी कि अमेरिका को इस तरह की कोई चीज चाहिए थी। सेकंड चीज इसमें ये हुई कि ये जो प्रोजेक्ट के जिसका इंडिया में अनाउंसमेंट हुई, ये MOU सिर्फ साइन हुआ है। MOU आपको पता है कि इट्स नॉट एग्रीमेंट, इट्स नॉट कॉन्ट्रैक्ट, MOU इसे यानी कि बड़ी इनिशियल स्टेज पे आगे जाके MOU जो है एग्रीमेंट में कॉन्ट्रैक्ट में जाएगा, फिर इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएगा। इसके बरक्स जो BRI है या CPEC है, उसको ऑलरेडी 10 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है। ट्रिलियन डॉलर से ज़्यादा ऑल ओवर द वर्ल्ड खर्च हो चुका है। बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, ठीक है, अफ्रीकन कंट्रीज तक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर ऑलरेडी खड़ा हो चुका है, तो वो काफ़ी आगे है इससे। ये जो प्रोजेक्ट है, ठीक है, ये अभी अनाउंसमेंट है, ठीक है, इसको इंडिया से शुरू होना है, सऊदी अरेबिया, अरेबियन कंट्रीज से होते हुए इसराइल और अमेरिका और इस तरह से इसको जाना है। जब इस पे बात हुई थी, इसका इनिशियल मैप भी आया था, उसी वक्त से जो है पूरी दुनिया में इस पे क्रिटिसिज्म भी हुआ कि ये प्रैक्टिकल नहीं लगता कि किस तरह से सामान जो है वो इंडिया से चलता है, 2 बार समंदर में उतरता है, फिर वो ट्रक्स पे आता है, रोड्स पे आता है, फिर वो दोबारा ट्रेन पे चला जाता है, फिर समंदर में चला जाता है, फिर समंदर से बाहर आता है। तो ऐसा अजीबो-गरीब उसका मैप है, या तो अभी इनिशियल स्टेज पे है, उन्होंने शायद कोई सोशल मैपिंग या उसकी उस तरह से जो है होमवर्क अभी नहीं किया, तो वो कोई प्रैक्टिकल लगता नहीं है। सेकंड चीज़ ये है कि जो अभी हमास और इज़राइल के माबैन जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसी हफ्ते की जो न्यू डेवलपमेंट हुई है, इसके बाद ओवरऑल इस प्रोजेक्ट को, ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर हम इंडिया, अमेरिका, इज़राइल की बात कर रहे हैं, उसको इतना बड़ा धचका लगा है कि अब वेस्टर्न पावर्स के लोग जो हैं, वो खुद कह रहे हैं कि शायद अब ये प्रोजेक्ट जो है इसकी, ये पहले तो शुरू हुआ ही नहीं था, लेकिन शुरू होने से पहले ही वो कहते हैं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो गया है, क्योंकि पूरे रीजन की जो डायनामिक्स हैं, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, वो चेंज होके रह गई हैं विद इन 1 वीक। ठीक है ना? तो इसकी वजह से वो कहते हैं कि अब शायद ये प्रोजेक्ट शुरू ना हो पाए, क्योंकि अगले, अभी पता नहीं, वॉर सिचुएशन शुरू हुई है और वॉर के आपको पता है आफ्टर शॉक्स बहुत ज़्यादा होते हैं अगले 10-10 साल। आज जो इकोनॉमिक, ठीक है, मेल्ट डाउन हो रहा है या इस वक्त जो डैमेज हो रहा है वो इतना सीरियस है दोनों तरफ से। ठीक है ना? फिर उसमें वर्ल्ड इन्वॉल्व हुई है। अभी ऑयल आप देखेंगे लास्ट वीक सस्ता हुआ था, लेकिन इस वॉर की वजह से फिर महँगा होना शुरू हो गया है। ठीक है, ऑयल महँगा हो रहा है तो सब कुछ महँगा हो रहा है। तो इन शॉर्ट एक छोटी-सी चीज़ जब ट्रिगर होती है तो उसके इम्पैक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये चूँकि एक ग्लोबल इश्यू है, तो इसकी वजह से ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर इंडिया, अमेरिका और सऊदी अरेबिया, इज़राइल ने जो ये स्टार्ट किया था, ठीक है, मैं भी यही समझता हूँ कि शायद जो है अब ये पाए तकमील तक ना पहुँच सके। एटलीस्ट अगले 10 सालों में तो इस हवाले से कोई डेवलपमेंट अब होते हुए नज़र नहीं आ रही है। ये बिल्कुल जो है ना, वो जिसको कहते हैं ना, अंधेरों में चला गया। ठीक है, उसकी रीज़न अच्छा जो है ये कॉन्फ्लिक्ट है। जी। जी, राना साहब, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। ये जो इस वक्त फ़लस्तीन इसराइल की वॉर शुरू हो गई है, इसमें एक एस्टीमेट दिया जा रहा है तकरीबन $7 बिलियन का खर्चा इस वक्त तक इसराइल के ऊपर हो चुका है। और जो आयरन डोम सिस्टम है, वो जब प्रोटेक्ट करता है, किसी एक मिसाइल को हिट करता है, तो उसके भी कई बिलियन डॉलर उसका खर्चा आ रहा होता है। तो ये आपने बिल्कुल सही कहा। ये लेकिन तो क्या डायरेक्ट इसी डैमेज वॉर की का बात है डॉक्टर साहब, ये आप डायरेक्ट डैमेज की बात कर रहे हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट चली जाती है, वर्ल्ड की एयरलाइंस ने जो है इसराइल की फ्लाइट्स को बंद कर दिया है, उसकी स्टॉक मार्केट जो है वो क्रैश होके रह गई है। टूरिज्म बहुत बड़ा होता है इसराइल में, ठीक है, वो बंद होके रह गया है, लोग भाग रहे हैं। तो वो जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि जो आपने फिगर दी है कि $1.5 बिलियन डेली खर्च हो रहा है, ये तो सिर्फ कह लें कि एक ट्रेलर है छोटा सा ना, लेकिन जो इसके लॉन्ग टर्म में इम्पैक्ट्स होते हैं वो अगले 10 साल भुगतने पड़ते हैं नेशंस को, कंट्रीज को। तो वो आप उसको देखें, वो जो इनडायरेक्ट जो डैमेज है वो इतना बड़ा है कि वो शायद इसराइल को अब 10 से 12 साल लगे उसको दोबारा उस स्टेज पे बहाल करने के लिए, अपने आप को या अपने उस इमेज को बरकरार रखने के अच्छा राना साहब, इसी वॉर का कोई इम्पैक्ट सीपैक पे भी नज़र आ रहा है? लिए। अपनी कंट्री की जो सियासत है वो कुछ इस तरह से होती है। हमें पहले तो समझना चाहिए कि सीपैक जो है किसी पॉलिटिकल पार्टी का प्रोजेक्ट नहीं है, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, ये पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है और पाकिस्तानी नेशन के लिए बेहतरीन है। ठीक है,
सेकंड चीज जो है वो ये है कि ये जो वॉर सिचुएशन क्रिएट हुई है हमास और इसराइल के माबैन, इसका सीपेक को मेरा ख्याल है कि फायदा ही हुआ है, कोई नुकसान मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी रीजन है कि जो बेजा तनकीद थी वो बंद हो गई है, और जिसको एज ए कम्पिटिटर देखा जा रहा था कि भी सीपेक शायद अब बंद होकर रह गया है या BRI जो है वो उस तरह से नहीं चल सकेगा, और उसके मुकाबले में जो है कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर दिया गया है। वो प्रोजेक्ट खड़ा होने से पहले ही लड़खड़ा गया है, ना सिर्फ लड़खड़ा गया है बल्कि ऑलमोस्ट खत्म होकर रह गया है। राना साहब, अच्छा ये काइंडली फरमाइएगा कि यहाँ पे ये भी बातें चल रही थी कि एयरपोर्ट जिसका इनागुरेशन होना था और चाइनीज प्रेसिडेंट ने आके उसका इफ्तिताह करना था, वो क्यों डिले हो गया है? और साथ साथ ये भी फरमा दीजिएगा कि गवादर के अंदर क्या डेवलपमेंट इस वक्त चल रही है। लाइक जो लोकल लोग हैं उनके ग्रीवेंसेस थे किसी वक्त के ऊपर, तो चूंकि आप गवादर को विजिट भी पे करते हैं और आपने वहां पे डेवलपमेंट देखी भी होगी, हाउसिंग सोसाइटी और कमर्शियल एरियाज जो वहां पे डेवलप हो रहे हैं, जैसे एयरपोर्ट का हो गया, यूनिवर्सिटी है, हॉस्पिटल्स हैं, रोड नेटवर्क है, इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, इस हवाले से क्या डेवलपमेंट है? लोकल लोगों का इस वक्त रिएक्शन क्या है? गवादर एयरपोर्ट क्यों डिले हो रहा है उसका इनागुरेशन? जी, आपको एयरपोर्ट के हवाले से जो अंदर की खबर है वो ये है कि एयरपोर्ट पे माशाल्लाह काम बहुत ज़्यादा हो चुका है, ऑलमोस्ट एयरपोर्ट कंप्लीट है, बहुत कम काम है जो रह गया है। उसकी इनॉग्रेशन आज भी हो सकती है, वो इस कंडीशन में जो है एयरपोर्ट जो है तैयार हो चुका है। उसकी जो इनॉग्रेशन है वो इसी साल सितंबर अक्टूबर में होना थी। इस वक्त हम अक्टूबर में बैठे हुए हैं, लेकिन उसमें कुछ 6 महीने का डिले हुआ है। डिले होने की रीज़न गवादर या एयरपोर्ट की डेवलपमेंट्स नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हालात हैं, जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है या हमारी जो इकोनॉमिक कंडीशन है, वो उसकी रीज़न है कि पिछले कुछ अरसे से जो क्राइसिस हमारे अपने यहाँ चल रहा है, उसकी वजह से जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उसका दौरा जो है वो डिले से डिले होता जा रहा है। वो बहुत बार प्लान हुआ है क्योंकि वो आएंगे, उन्होंने इसका इफ्तिताह करना है गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का, और जो सेकंड फेज है उसकी बाकायदा एक अनाउंसमेंट करनी है। आपको याद होगा कि जब सीपेक स्टार्ट भी हुआ था तो चाइनीज प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान की पार्लियामेंट में आए थे, उन्होंने बाकायदा आके अनाउंसमेंट की थी और पाकिस्तान को एशियन टाइगर बनने की जो है वो एक खुशखबरी सुनाई थी। तो इसी तरह का इन्वायरमेंट दोबारा पैदा होने जा रहा है, और इस पाकिस्तान में चूंकि केयर टेकर सेटअप है और इलेक्शंस की तैयारियां हो रही हैं, तो चाइना जो है इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस हों, एक नया सेटअप आए, नई गवर्नमेंट आए, कंपैरेटिवली एक स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हो, ताकि चाइनीज प्रेसिडेंट आए और फिर दोबारा से उसी तरह की एक अनाउंसमेंट करें और हम जो है फर्स्ट फेज से सेकंड फेज में बाकायदा जाएं जो सीपेक का हमारा है। ठीक है, तो उसके डिले की रीज़न जो है ये अनस्टेबिलिटी है हमारे यहाँ, क्योंकि चाइना लॉन्ग पार्टनरशिप्स पे बिलीव करता है। जो नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल का मैंडेट होगा, तो उसके साथ मिल के जो है वो नई गवर्नमेंट के साथ एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे अगले 5 से 10 साल की, जो सेकंड फेज है हमारा, जिसमें मेजर हमारी जो है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट कह लें, इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हम जाएंगे। फर्स्ट फेज हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर का था, अब सेकंड फेज इंडस्ट्रियलाइजेशन का है। सेकंड चीज जो गवादर की आपने और बात की, देखिए गवादर में अभी भी इस हफ्ते न्यू टाउन फेज 5 का एक नया मैप है, जो कि जिसका काफी अरसे से इंतजार हो रहा था। गवर्नमेंट का अपना प्रोजेक्ट है, जो मॉडर्न गवादर है उसको हम न्यू टाउन कहते हैं, उसका फेज 5 का मैप अब अवेलेबल है। ठीक है, इसका इंतजार था। इसके अलावा वहाँ पे जो आपने पावर की बात की, उस हवाले से जो है वो ठीक है, पूरा एक बिजली घर जो है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसके बारे में हम अपडेट्स देते रहते हैं। रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर काफी तेजी से बेहतर हो रहा है, पार्क्स बहुत ज्यादा बन रहे हैं, GDA काफी एक्टिव है, और माशाल्लाह आपको पता ही है कि GDA के जो इस वक्त चेयरमैन है वो हमारे कायदीन है, कायदे यूनिवर्सिटी के हमारे फेलो हैं। तो वो माशाल्लाह कमरानी साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बड़ा एक्टिवली कर रहे हैं। जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तेजी से सर चेंज हो रहा है, बेहतरी की तरफ जा रहा है। ठीक है, मेरे साल में 2 विजिट्स होते हैं एज ए ओवरसीज पाकिस्तानी, और मैं खुद जाके देखता हूँ कि गवादर जो है वो साल में 2 बार जब मैं जाता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि नए नए काम हो रहे हैं, नई नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। लेकिन जहाँ तक लोकल लोगों के ग्रजेस हैं या उनके प्रॉब्लम्स हैं, वो तो सर बहुत पुराने हैं, वो नए नहीं है, वो आहिस्ता आहिस्ता हल होंगे, उसमें टाइम लगेगा। लेकिन ये कि ओवरऑल हम बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, चाहे वो पानी का मसला है, बिजली का मसला है। बिजली का मसला ज़्यादा गंभीर था, वो कुछ ईरान से भी हमने सपोर्ट की है उस सिलसिले में। ठीक है, और गवादर की या डिस्ट्रिक्ट गवादर की ज़रूरियात को पूरा करने के लिए बिजली घर बन रहा है, उस पर भी तेजी से काम हो रहा है। तो ओवरऑल इट्स अ गुड इन्वायरमेंट। 2024 का जो गवादर है या सीपेक है, आप देखेंगे समर में इंशाल्लाह कि ये पाकिस्तान में जो है ना, पूरा पाकिस्तान सीपेक के गिर्द घूमेगा।
اور پاکستان جو اس وقت مایوسیوں کے اندھیرے میں ہے، لوگ مایوس ہیں، ٹھیک ہے، مہنگائی سے تنگ ہے، تو ان کو ایک تازہ ہوا کے جھونکے کی طرح جو ہے نا اگلے سمر میں محسوس ہوگا، اور آپ کو اپرچونیٹیز نظر بھی آئیں گی کامن مین کے لیے، اس سے بینیفٹ لیتا ہوا نظر آئے گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ رانا صاحب، آپ نے وقت دیا، آپ نے بالکل صحیح آئیڈینٹیفائی کیا، آپ بھی قائدین، میں بھی قائدین، اور پھر جو پی ٹی اے کے جو سربراہ ہیں عمرانی صاحب وہ بھی قائدین، اور آخر میں آپ نے بڑی اچھی بات کی، گریونسز ہیں ود دا پیسج آف ٹائم ریزالو ہوں گے، گریونسز رہتے ہیں، انسان کے اندر یہ فطرت بھی ہے، لیکن آپ نے بہت سارے جو افسانے تھے آپ نے بتایا کہ وہ افسانے ہیں اور وہ حقیقت سے ان کا کوئی واسطہ نہیں، اور 2024 کی جو نوید آپ نے سنا دی ہے، اللہ کرے کہ انشاءاللہ پاکستان کی اکانومی کے لیے کافی بہتر سال ثابت ہو۔ آپ کا اگین بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، آپ نے سنا رانا احمد صاحب کو، رانا احمد صاحب بہت گراؤنڈ ریئلٹیز کو اس طرح سے جانتے ہیں اور بہت اچھی انہوں نے ایکسپلینیشن دی ہے، یہ وہ فیکٹس آپ کے سامنے رکھیں، اور گوادر ہو یا پھر سی پیک ہو، اس کے مقابلے میں جتنے کوریڈور ہیں ان کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ وہ دم توڑ چکے ہیں۔ آپ کی کمنٹس کا انتظار رہے گا، نئے پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔